का FLP2 डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 81, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, विच ऑफ देम react with both NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड टॉलन्स रिएजेंट। कहते हैं कि जी एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड है, कौन सी ऐसी चीज है जो सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी रिएक्शन करे और टॉलन्स रिएजेंट से भी रिएक्शन करे। बेटा टॉलन्स रिएजेंट आप जानते हैं कि सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, तो पहली ऑप्शन एल्डिहाइड ओनली, यही आंसर है। दूसरी ऑप्शन कीटोन ओनली, कीटोन के साथ टॉलन्स रिएजेंट रिएक्शन नहीं करता है। क्वेश्चन ये था कि दोनों से रिएक्शन करे, तो एल्डिहाइड सोडियम बोरोहाइड्रेट से भी रिएक्शन करेगा और टॉलन्स रिएजेंट से भी रिएक्शन करेगा। चार्ली ऑप्शन है जी बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये भी नहीं हो सकता आंसर। नीदर एल्डिहाइड नॉर कीटोन, ये भी नहीं होता, तो सिर्फ अल्फा ऑप्शन बड़ा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज लीस्ट रिएक्टिव। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में आप ये पढ़ के आते हैं कि फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जितने कम कार्बन उतना ज्यादा रिएक्टिव, जितने ज्यादा कार्बन उतना लेस रिएक्टिव। तो यहां जो ऑप्शन दी गई हैं, एथेनोइक एसिड, फिर प्रोपानोइक एसिड, फिर ब्यूटानोइक एसिड और लास्ट ऑप्शन है पेंटानोइक एसिड। तो सबसे ज्यादा कार्बन पेंटानोइक एसिड में, यह सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। डेल्टा ऑप्शन बड़ा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ। मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन बेटा, एक मोल किसी भी आइडियल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 dm³ वॉल्यूम रखता है। तो आंसर अल्फा ऑप्शन। जो बीटा ऑप्शन है वो सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, वो होना चाहिए था 22,414 सेंटीमीटर क्यूब, पॉइंट नहीं आना चाहिए था। उधर 24 डेसीमीटर क्यूब है, ये RTP पे होता है, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे। तो चार्ली डेल्टा बीटा ये ऑप्शन नहीं बनती, सिर्फ अल्फा ऑप्शन बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बॉन्ड ब्रेकिंग इन अल्कोहल। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ओनली। दूसरी ऑप्शन है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ओनली। तो देखते हैं बेटा इसको बोर्ड पे। ये देखिए बेटा, जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। वो किसकी जगह पे आएगा, जो ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल होगा। OH पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल आता है, कार्बन पे अटैक करता है, पहले वाले न्यूक्लियोफाइल यानी OH को निकाल देता है। तो बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, कार्बन ऑक्सीजन का। न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा, OH अलग, न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा केस, जब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो ऑक्सीजन पे अटैक करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है और ऑक्सीजन के साथ खुद जुड़ जाता है, हाइड्रोजन सेपरेट हो जाता है। तो पहले वाले केस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ और दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो यही बात उसने अल्फा और बीटा ऑप्शन में लिखी हुई है। तो यहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 में पहली ऑप्शन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक, बिल्कुल सही है जी, यानी बोथ A एंड B, चार्ली ऑप्शन इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 85, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, PCl5 goes to PCl3 plus Cl2, which of the following mathematical expression is correct for the Kc of this reaction। जी बेटा इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक कह लें कि जल्दी से Kc का एक्सप्रेशन आप कैसे निकाल सकते हैं। जितने प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपने देखना है कि कोई 2 तो नहीं है, किसी के साथ 2 जो है नंबर तो नहीं लिखा हुआ। अगर नहीं है तो जितने प्रोडक्ट उतने x डिवाइड बाय रिएक्टेंट कितने हैं, एक रिएक्टेंट है, A आ गया, A फॉर 1 रिएक्टेंट। अगर 2 रिएक्टेंट होते तो हम B भी लिख लेते साथ, वो एक और लैदा ब्रैकेट में आना था, माइनस ये नंबर जो यहां पे होगा उतने x यानी 1x, यहां पे 1 समझाने के लिए लिख रहा हूं, यही नंबर यहां पे पावर में भी आना है। दोबारा से
जितने प्रोडक्ट हैं उतने x डिवाइडेड बाय जितने रिएक्टेंट हैं ए बी सी समथिंग जो भी, ए आ गया एक रिएक्टेंट है, माइनस जो नंबर यहां पे होगा उतने x और वो ही पावर में। अब आपने डेल्टा एन फाइंड आउट करना है। डेल्टा एन क्या होता है? एन पी माइनस एन आर। एन पी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, वो कितने हैं? वो बेटा दोनों 1 1 है, यानी 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है और एक रिएक्टेंट है, तो 2 माइनस 1। अगर आंसर पॉजिटिव है, प्लस आ रहा है, तो v इधर नीचे फ्रैक्शन में नीचे आएगा, बटे के नीचे लिखना है। अगर माइनस में होता तो v ऊपर आ जाता, और जो ये नंबर है ये v की पावर में चला जाएगा। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर ओवर v a माइनस एक्स। इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन समझाने के लिए देखें जी, N2O4 है बेटा, 2NO2 है। केसी लिखना चाहते हैं फौरन से पहले, केसी अगर 2 आ जाए प्रोडक्ट में तो 4x स्क्वायर आएगा। रिएक्टेंट एक है a माइनस एक्स, पावर 1 आ गई। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 1 आया, यानी v आ जाएगा। ये इसका केसी का रिलेशन आ गया। इसको उल्टा के लिखता हूं इधर समझाने के लिए, 2NO2 गोज टू N2O4। इसकी केसी आपको कहा जाए जी, लिखें कितने प्रोडक्ट है? एक x आ गया, रिएक्टेंट 2 है a माइनस 2x, और यही पावर में 1 माइनस 2, प्रोडक्ट एक है रिएक्टेंट 2 है, 1 माइनस 2 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, आंसर माइनस में आएगा। माइनस में आ गया, v ऊपर, 1 माइनस 2 आंसर माइनस 1 है, v की पावर 1 आ जाएगी। यानी अगर np माइनस nr का आंसर प्लस आ रहा है तो v नीचे, अगर np माइनस nr का आंसर माइनस में आ रहा है तो v ऊपर। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन की केसी जो है वो आसानी से जल्दी से लिख सकते हैं। अभी उसने हमसे PCl5 का पूछा था, तो उसका आंसर तो बहुत इजी है, एक्स स्क्वायर ओवर वी ए माइनस एक्स। तो ये हमारा जो रिलेशन बनता है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 85 में अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली वीकर एसिड। बेटा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 में Ka वैल्यूज दी हुई हैं, उनसे एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। तो HCl की वैल्यू सबसे ज्यादा 10⁻+7, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। बीटा ऑप्शन है HNO3, उसकी जो Ka वैल्यू है वो 10⁻+3 होती है, ये आप कह लेंगे दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरे नंबर पे H2SO4 है, इसकी Ka वैल्यू 10⁻+2 होती है, ये तीसरे नंबर पे आ गया। और HI की वैल्यू HCl से भी ज्यादा है, यानी वो HCl से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 3.2 10⁻9 +9, तो ये HCl से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। तो यहां पे उसने वीकर एसिड पूछा था, तो इन सब में वीकर एसिड H2SO4 बन रहा है, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड। ये बेटा हमने स्ट्रक्चर लिख लिया है, कहते हैं इसका करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू द IUPAC बताना है। 1 2 3 4 5 कार्बन है, यानी पेंटानल, क्योंकि एल्डिहाइड है। ये नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है। दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक क्लोरो और एक हाइड्रोक्सी हम उसे बोलते हैं। अब हाइड्रोक्सी नंबर 3 पे है, क्लोरो नंबर 4 पे है, दो डिफरेंट आ जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्लोरो C से शुरू होता है और हाइड्रोक्सी H से शुरू हो रहा है। तो क्लोरो का नंबर चाहे बाद में आ रहा है, लिखा पहले जाएगा, 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल, और ये हमारी ऑप्शन बनती है चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट टू द सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन। बेटा मोल फ्रैक्शन जो है कंसंट्रेशन यूनिट है सॉल्यूशन का, तो एक के मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन के अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो उसने पूछा कि ये सारी चीजें किस में है? इन सॉल्यूशन, यानी चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89, which of the following method is used to prepare methanol on industrial scale।
चैप्टर नंबर 12 इंडस्ट्रियल स्केल पूछा बेटा। पहली ऑप्शन देखें, बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ मेथानोल वेपर्स एंड एयर ओवर आयरन ऑक्साइड एंड मोलिब्डेनम ऑक्साइड 500, ये उसका इंडस्ट्रियल स्केल पे फॉर्मलिन की, मेथानल की प्रेपरेशन है। और अगर आपने लेबोरेटरी में प्रेपरेशन करनी हो तो मेथानोल और एयर, इन दोनों चीजों को हम प्लाटिनम और एस्बेस्टॉस के मिक्सचर पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको हीट करते हैं। तो वो बीटा ऑप्शन लिखी हुई है। तो पहली इंडस्ट्रियल है, दूसरी लेबोरेटरी मेथड है। तो फिर उसने सिर्फ इंडस्ट्रियल मेथड पूछा था, अल्फा ऑप्शन आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 90, वेस्टिबर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द पोस्टुलेट्स एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन के बाकी सारे पोस्टुलेट हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है बोथ द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, के दोनों लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो है ज्योमेट्री को डिटरमिन करते हैं, सही है। दूसरी ऑप्शन है लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, दूसरी बात भी सही है बेटा। तीसरी ऑप्शन है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कंटेन हायर चार्ज डेंसिटी, ये बात भी ठीक है। डेल्टा ऑप्शन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड, ये बात गलत है। जो वेस्टिबर थ्योरी वो ये कहती है कि डबल हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ये सारे सिंगल बॉन्ड कंसिडर होते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस, उसकी स्पेस ज्यादा होगी, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ट्रिपल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड, बट दे आर ट्रीटेड एज, दे आर कंसिडर्ड एज सिंगल बॉन्ड। तो डेल्टा बात गलत है, बाकी सारे पोस्टुलेट हैं बेटा वेस्टिबर थ्योरी के। डेल्टा आंसर है जी 90 का। 91, a substance which activates the aromatic ring to the further substitution is called an activating group. Which of the following is a strongly activating group attached with the benzene ring? जी बेटा इसमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। बेटा ये जो मैंने ग्रुप्स लिखे हैं, डाई अल्काइल, डाई मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, अमाइन, हाइड्रोक्सल ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप है, आर अल्काइल ग्रुप है, और फिर एंड पे एक्स आ जाता है। इनके लिए हमारी बुक में लिखा हुआ रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन ये जो है हेलोजेंस, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग है। आप वीकली एक्टिवेटिंग कह लें या वीकली डीएक्टिवेटिंग कह लें, लेकिन जो पहले लिखे यहां से लेके यहां तक ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। अगर ये बेंजीन पे लगे हों तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इनको रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप या इनको 2,4 डायरेक्टर्स या ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स बोला जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बढ़ा देते हैं, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आके फौरन वहां पे अटैच हो जाता है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं इसलिए रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये क्या है, ये है मॉडरेटली एक्टिवेटर, यानी जो अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह, ये मॉडरेटली एक्टिवेट करते हैं बेंजीन को। और जो हेलोजेंस हैं यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वीकली डीएक्टिवेट करते हैं। तो जो उसने हमें ऑप्शंस दी हैं उन ऑप्शंस को बेटा जरा देखें। पहली ऑप्शन जो उसने यहां पे दी हुई है वो ब्रोमोबेंजीन है, दूसरी ऑप्शन जो है वो फिनोल है, हाइड्रोक्सी बेंजीन, तीसरी ऑप्शन बेंजीन है, चौथी बेंजोइक एसिड है। तो अगर हम इनको इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिहाज से लिखें तो OH जब बेंजीन के साथ लगता है उसे सबसे ज्यादा एक्टिव कर देता है, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव कंपाउंड होगा वो फिनोल होगा, फिर बेंजीन जिसपे कोई ग्रुप नहीं लगा, क्योंकि ब्रोमीन ने बेंजीन को डीएक्टिवेट करना है, स्लाइटली डीएक्टिवेट, अभी एक्टिवेटिंग ग्रुप में नहीं आता। तो और लास्ट पे आ गया फिर कार्बोक्सिल हो गया, साइनाइड हो गया, नाइट्रो हो गए, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, बेंजीन सल्फोनिक ग्रुप जो होता है वो हो गया, जो उसमें NR3 पॉजिटिव होता है, ट्राई अल्काइल अमोनियम आयन हम उसे कहते हैं। ये सारे बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाते हैं या रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। तो ये एक ऑर्डर बन गया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव फिनोल, फिर बेंजीन, फिर ब्रोमोबेंजीन और एंड पे बेंजोइक एसिड। तो उसने हमसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव पूछा था, तो उसका आंसर जो है वो फिनोल आंसर हो गया जी, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 है बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेटा अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप नीचे एक्सप्लेनेशन में देखिए उसने एक्सपैंड किया हुआ है। CH2
ये चेन के अंदर नहीं आ सकता, ये एंड पे ही आएगा, यानी फिर मिथाइल ग्रुप एज अ ग्रुप कंसिडर होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन में बेटा 4 कार्बन आ गए, ब्रोमो वाली साइड से नंबरिंग होगी, 1 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, तो नाम इसका होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अल्फा ऑप्शन बेटा इसका मैच कर गया जी। क्वेश्चन नंबर 92 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म एक्सेप्ट। कहते सारे क्लोरोफॉर्म के यूजेस हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है इट इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक सब्सटेंस, ये बेहोश करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। इट हैज डीप एनेस्थेटिक एक्शन, इसका एनेस्थेटिक एक्शन बहुत ज्यादा है, बीटा ऑप्शन भी ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर एनाटॉमिकल स्पेसिमन, जो एनाटॉमिकल स्पेसिमन होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए इसे यूज किया जाता है। जैसे लैब में आप बायो लैब में भी देखते हैं जो जानवरों को महफूज किया जाता है वो क्लोरोफॉर्म वगैरह में होता है, ठीक है जी। उसके बाद डेल्टा ऑप्शन है इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रीऑन। फ्रीऑन होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड का फ्लोरीन के साथ रिएक्शन या उसको हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ जब मिलाया जाए तब वो बनते। HF को जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड से मिलाते हैं तब क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं, यानी वो जो है ना इससे क्लोरोफॉर्म से नहीं बनते, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड से बनते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन में उसमें लिखा हुआ है कि क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रीऑन। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जब HF से मिलता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है, तो ये उसका यूज नहीं है क्लोरोफॉर्म का। डेल्टा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट व्हेन ट्रीटेड विद फिनोल गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट। कहते हैं कौन सा रिएजेंट है जब वो फिनोल से मिले तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। पहली ऑप्शन है रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3, HNO3 के साथ रिएक्शन में 2 नाइट्रोफिनोल और 4 नाइट्रोफिनोल या 2,4,6 नाइट्रोफिनोल, ये बन सकता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनते। बीटा ऑप्शन है NaOH के साथ रिएक्शन, वो NaOH में फिनोल और NaOH के रिएक्शन में सोडियम फिनोक्साइड बनता है, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। जो चार्ली ऑप्शन है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, इसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, ये फिनोल का कंफर्मेटरी टेस्ट भी है, तो यही इसका आंसर है। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, उसमें फिनोल का जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन बनती है प्लस जिंक ऑक्साइड बनता है, तो इसमें भी व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनते, तो चार्ली ऑप्शन बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, फॉर द गैसियस रिएक्शन फॉर द गैसियस स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E इज करेक्ट। पहली ऑप्शन है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E, दूसरी ऑप्शन है डेल्टा H लेस देन डेल्टा E, तीसरी ऑप्शन है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, और लास्ट ऑप्शन है डेल्टा H इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा E। तो देखिए बेटा हमारे पास रिलेशन क्या होता है, हमारे पास रिलेशन है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। लिक्विड और सॉलिड सिर्फ उनमें चूंकि वॉल्यूम में कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं आता तो हम कहते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, डेल्टा V इज जीरो, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। तो जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो, यहां पे आप जीरो पुट करेंगे, P इंटू जीरो जीरो, तो इतना हिस्सा जीरो हो गया। जब ये जीरो हो गया तो सॉलिड और लिक्विड के लिए डेल्टा H और डेल्टा E बराबर हैं, लेकिन गैसेस में तो वॉल्यूम चेंज आता है बेटा, तो गैसेस के लिए डेल्टा H बराबर है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के। सिर्फ सॉलिड लिक्विड के लिए ये रिलेशन होगा, तो फिर आंसर जो है वो यहां पे जो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है वो बनता है बेटा चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेडियस। बेटा जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना लार्जर रेडियस, लार्जर रेडियाई, शर्त यह है कि पीरियड सेम रहे, पीरियड नंबर मीन नंबर ऑफ शेल, यानी नंबर ऑफ शेल सेम रहे, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा लार्जर रेडियस। तो देखें ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन ये सारे एक पीरियड में सेकंड पीरियड में आते हैं। अब सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है -3, उसका सबसे लार्जर रेडियस हो जाएगा, और फिर ऑक्सीजन पे -2, ये नाइट्रोजन से स्मॉलर हो गया, फिर फ्लोरीन -1 उससे कम हो गया, और नियॉन पे चूंकि कोई चार्ज नहीं है तो वो स्मॉलेस्ट हो गया, तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बनता है अल्फा ऑप्शन बेटा। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्साइड ऑफ द सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट हैज कंपैरेटिवली ग्रेटर लैटिस एनर्जी। कहते हैं किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। लैटिस एनर्जी बेटा दो चीजों पे डिपेंड करती है,
चार्ज डेंसिटी कितनी है, चार्ज डेंसिटी में साइज आ जाता है, यानी एटॉमिक साइज ऑफ मेटल, आयनिक साइज आप उसे कह लें, मेटल का आयनिक साइज जितना कम उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा, और जितना चार्ज ज्यादा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो देखें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, अगर मैं इन सब के ऑक्साइड बनाऊं तो बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम का वैसे नॉर्मली तो पर ऑक्साइड बनता है, लेकिन मैं सिंपल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड कंसिडर कर रहा हूं। अब ऑक्सीजन तो बेटा सब में -2 ही होगा, मेटल भी सब पे +2 ही है, चार्ज तो सेम है लेकिन एरिया मैटर कर रहा है। डाउन द ग्रुप एरिया बढ़ता जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो जितना एटॉमिक साइज, आयनिक साइज लेस होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो बेरिलियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन यहां से शुरू हो रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड से, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में हमारे पास सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, जिसका साइज सबसे कम है। तो मैग्नीशियम जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है इन चारों में, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसका चार्ज जो पर यूनिट एरिया है वो ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया कम है वही चार्ज ज्यादा फील होगा, तो लैटिस एनर्जी उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर है अल्फा ऑप्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 98 है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज लाइट ग्रीन कलर। बेटा फेरस सल्फेट .7H2O को ग्रीन विट्रियोल कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल, इसके ग्रीन कलर की वजह से, यही आंसर है। KMnO4 का कलर आपको पता है पर्पल होता है, और कॉपर सल्फेट 5H2O का ब्लूइश कलर है, ये चार्ली ऑप्शन कॉपर सल्फेट है, और डेल्टा ऑप्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये ऑरेंज कलर में होता है। 98 का अल्फा आंसर। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो। तो पहली ऑप्शन है कार्बोकैटाइन, ये तो पॉजिटिव आइन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। दूसरी ऑप्शन कार्बोनाइन, ये न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया के ऊपर लोन पेयर है, वाटर के ऊपर लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो कार्बोनाइन, अमोनिया और वाटर ये न्यूक्लियोफाइल, और कार्बोकैटाइन इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्फा आंसर है बेटा जी। Question number 100, when copper sulfate is electrolyzed in aqueous solution using copper electrode, then the substance which deposit at the cathode is। जी बेटा, कॉपर सल्फेट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आयोनाइज हो जाएगा कॉपर और सल्फेट के आयन में। देखें जी, ये कॉपर और सल्फेट के आयन बन गए। अब उसी वक्त वाटर भी आयोनाइज हुआ, H आयन और OH आयन। कैथोड ये है, नेगेटिव प्लेट कैथोड है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जितना सीरीज में नीचे है उतना जल्दी वो डिस्चार्ज होगा, यानी जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कैथोड पे जल्दी पहुंचेगा। तो कॉपर और हाइड्रोजन की दौड़ में कॉपर सीरीज में नीचे है, कॉपर सीरीज में नीचे होने की वजह से रेस जीत जाएगा, कॉपर जल्दी पहुंचेगा, जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो कैथोड पे हमें कॉपर हासिल होगा। अगर वो एनोड पूछ लेता तो बेटा सल्फेट और OH में OH लेस नंबर ऑफ एटम्स वाला आयन ये जल्दी पहुंचेगा, और ये जाके जब डिस्चार्ज होता है तो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। तो अभी उसने कैथोड पूछा वो कॉपर, और अगर वो एनोड पूछता तो ऑक्सीजन गैस इसका आंसर होना था। बहरहाल कॉपर के हवाले से, कैथोड के हवाले से कॉपर आंसर है जी, और ये बनता है अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 101, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली ऑप्शन में लिखा नाइट्राइल और आगे NH2। नाइट्राइल बेटा कहते हैं साइनाइड को, CN को, पहली बात ही गलत हो गई। एल्कानल CHO एल्डिहाइड ठीक है, एसिडमाइड CONH2 ठीक है, और डेल्टा ऑप्शन एल्कोनिक एसिड COOH ये भी ठीक है बेटा। तो अल्फा ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 102, विच पेयर ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट विल टेक पार्ट इन द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मीन एक जो कंपाउंड है उसकी ऑक्सीडेशन हो, दूसरे की रिडक्शन हो। तो देखते हैं जी, पहली ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। तो बेटा इथाइल अल्कोहल और H2SO4 का रिएक्शन हो तो H2SO4 उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्ट करता है, अल्कीन बना देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो पहले वाला तो रिडॉक्स नहीं है जी। दूसरा है एल्डिहाइड प्लस टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट बेटा एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो एक की रिडक्शन दूसरे की ऑक्सीडेशन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, बीटा आंसर है। लेकिन हम चार्ली ऑप्शन में देखें उसमें अल्केन प्लस डाइल्यूट H2SO4, अल्केन और H2SO4 का कोई रिएक्शन नहीं होता, और कीटोन प्लस फेरिंग सोल्यूशन,
कीटोन फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो बीटा आंसर है बेटा। 103 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ SO2। पहली ऑप्शन है वॉल्केनिक एरप्शन ओनली, ठीक है, ये आंसर है। दूसरी ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग गैसेज ओनली, ये तो बेटा इसका मेजर सोर्स नहीं है, तो फिर सिर्फ अल्फा ऑप्शन इसका आंसर है। बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, डेल्टा ऑप्शन भी नहीं होगा, अल्फा आंसर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 104 द एलिवेटेड concentration of which of the following metal is harmful for the fish as it clogs thus causing suffocation। कहते हैं किस एलिमेंट की जो क्वांटिटी है वो जब ज्यादा होती है तो वो मछलियों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि ये उनके गिल्स में फंसने के बाद उनके सफोकेशन का बायस बनती है। तो बेटा ये बुक की लाइन है, उसमें लिखा हुआ है एसिड रेन में कि एल्यूमिनियम जब एसिड रेन होती है तो वो जो ये मेटल्स होती हैं जो कि उन पत्थरों के अंदर ट्रैप होती हैं, ये वाटर चैनल्स में आ जाती हैं और मछलियों की बॉडी का हिस्सा बन जाती हैं और कार्सिनोजेनिक उन्हें कर देती हैं। तो एल्यूमिनियम इसका आंसर है जी, अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 105 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। जी बेटा ये सारे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, जितना ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड। जैसे फ्लोरीन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ उस अल्फा कार्बन के साथ जब जुड़ता है जो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा तो ये उसे सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड बना देता है। यानी फ्लोरोएस्टिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर, दूसरे नंबर पे क्लोरोएस्टिक एसिड, फिर ब्रोमोएस्टिक एसिड और लास्ट पे आइडोएस्टिक एसिड। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन ही है आइडो, जो एथेनोइक एसिड है इसको आइडोएस्टिक एसिड भी कह सकते हैं, ये सबसे वीकेस्ट एसिड होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ नहीं करता। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करता है और ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है उसका रिलीज होना आसान हो जाता है। तो डेल्टा ऑप्शन है क्योंकि वीकेस्ट एसिड पूछा बेटा उसने। क्वेश्चन नंबर 106 एनी सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट व्हिच एडवर्सली इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, quality of the life and natural function of the ecosystem is known as environmental pollutant. Identify which one of the following is not major cause of the environmental pollution। पहली ऑप्शन है रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, दूसरी ऑप्शन है एरोजन और तीसरी है जी इंडस्ट्रियलाइजेशन और लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन। तो बेटा उसने कहा है कि आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन। एरोजन जो है जो कि जमीनी कटाव जिसे कहते हैं उसकी वजह से कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं हो रही, तो बीटा ऑप्शन बेटा इसका आंसर है। 107 द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉल इनटू द 4 क्लासेस, अ टाइप ऑफ द रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल रिएक्ट टू गिव अ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। पहली ऑप्शन है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक न्यूक्लियोफाइल आता है पहले वाले न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक चीज दूसरे को सब्स्टिट्यूट करती है, ठीक है जी। एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड खत्म हो जाता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है अल्कीन में आके ऐड होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम उसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो जाता है, पाई बॉन्ड खत्म, एक पाई बॉन्ड के खत्म होने पे 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक हो गया जी। चार्ली ऑप्शन एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन में एक पाई बॉन्ड बनता है, वो डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन से बन जाए या वो डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से बन जाए, ये एलिमिनेशन है क्योंकि एलिमिनेशन मीन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। डेल्टा ऑप्शन है रीअरेंजमेंट। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल रिएक्ट टू गिव डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करे, तो ये बेटा रीअरेंजमेंट है। यहां पे नीचे एक्सप्लेनेशन में आखिरी बात देखें कि उसने एक अल्कीन लिया हुआ है जिसमें 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन है, वो रीअरेंज होके जो है उसमें क्लोरीन पहले नंबर पे और डबल बॉन्ड सेंटर में, ये रीअरेंजमेंट के बाद 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन बन जाता है। एक्चुअली सेटजेफ रूल है कि वो वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जो ज्यादा प्रोटेक्टेड होगी, जो टर्मिनल अल्कीन्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड एंड वाले कार्बन के दरमियान आता है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, और वो वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो जाएं, हम उसे प्रोटेक्टेड अल्कीन का नाम देते हैं। तो ये रीअरेंजमेंट के बाद यानी एक ही चीज अपने आप को रीअरेंज कर लेती है तो इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन का नाम देते हैं। तो इसका आंसर 107 का डेल्टा ऑप्शन बेटा। 108 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर रिएक्टिव। जी बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं,
एसिड हेलाइड है, एस्टर है, एसिड अमाइड है और एसिड एनहाइड्राइड है। तो बेटा इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, देखिए जी। एसिड हेलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, दूसरे नंबर पे एसिड एनहाइड्राइड, तीसरे नंबर पे एस्टर, चौथे नंबर पे अमाइड। यानी अगर एसिड हेलाइड को आप किसी से रिएक्शन करवाते हैं, जैसे जो हमारे पास एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स की फॉर्मेशन में एसिड हेलाइड को अल्कोहल से मिलाया जाता है ताकि वो जो अल्कोहल में से ग्रुप आना है वो आके क्लोरीन को सेपरेट करे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और फिर एस्टर बन जाए। तो ये एसिड हेलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा बनती है बेटा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो एसिड हेलाइड नंबर 1 पे। बाकी ऑप्शन में ऑर्डर आप देख लें, आपके सामने है, इस ऑर्डर के हिसाब से आप इनको बना सकते हैं कि एसिड हेलाइड अल्फा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगी, दूसरे नंबर पे एसिड एनहाइड्राइड आ जाएगा यानी डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी, और तीसरे नंबर पे फिर चार्ली ऑप्शन एस्टर आ जाएगी, चौथे नंबर पे एसिड अमाइड आ जाएगा, बीटा ऑप्शन है जी। 109, which one of the following carboxylic acid is formed by the hydrolysis of ethane nitrile on boiling with HCl? जी बेटा इथेन नाइट्राइल है क्या चीज, देखें। मिथाइल साइनाइड 2 कार्बन है, इसी को इथेन नाइट्राइल कहा जाता है। इथेन नाइट्राइल इसका यूपीएससी नेम है। जितने कार्बन रिएक्टेंट में उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, क्योंकि ये साइनाइड हाइड्रोलाइज होता है, ये ब्रेकडाउन हो जाता है, पहले ये एसिड अमाइड बनता है, वो एसिड अमाइड जो है वो एसिड की मौजूदगी में वो NH3 NH4Cl बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो ये साइनाइड हाइड्रोलाइज हुआ, हाइड्रोलाइज मीन के ये सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, नाइट्रोजन वो इस 2H2O में से जो ना हाइड्रोजन लेता है, 3 हाइड्रोजन लेके NH3 बनाता है, जो इसे मिलके NH4Cl बना देता है, और बाकी 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचते हैं वो इसके साथ मिलके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो किस बेस पे है कि रिएक्टेंट में उस अल्काइल साइनाइड या अल्केन नाइट्राइल में जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला एसिड जो है वो बनेगा। तो आंसर जो है वो हमारा क्या बना जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल से एथेनोइक एसिड, यानी बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर मेथड टू प्रिपेयर एस्टर इन द केमिकल इंडस्ट्री। अभी मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर में बताया था कि एसिड हेलाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसी को हम अल्कोहल के साथ मिलाते हैं ताकि एस्टर को बनाया जा सके। तो पहली ऑप्शन देखें, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल, और दूसरी ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड इज एसिड हेलाइड विद अल्कोहल, इसी से बेटा एस्टर बनाया जाता है, तो बीटा ऑप्शन। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर है 111, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहता है कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पहली ऑप्शन है 2H2 प्लस O2 गोज टू 2H2O। बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में जल्दी रिएक्शन तो नहीं करते, लेकिन इनको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन करने के लिए, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है यानी जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो ये ज्यादा एनर्जी, उससे भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी ऑप्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का बनना हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, तो दूसरा भी एक्सोथर्मिक हो गया। तीसरी ऑप्शन है N2 प्लस O2 गोज टू N2O2 या 2NO। ये है बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस। नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमारी इस एटमॉस्फेयर में भी मौजूद है, लेकिन आपस में रिएक्शन नहीं करती, इनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तकरीबन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड NO बनाती हैं, तो ये एंडोथर्मिक है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये SO3 में जब कन्वर्ट होते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आप इसे पढ़ के आते हैं। तो उसने हमसे सिर्फ एंडोथर्मिक पूछा था, यानी चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112, ऑल द नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स आर अल्फा अमाइनो एसिड। These amino acids are very important because they are building block of the protein. Which of the following is the structural formula of alpha amino acid? Alpha amino acid क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसी कार्बन से NH2 भी जुड़ा हो। देखिए आप अल्फा ऑप्शन को देखें, जिस CH के साथ
कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसी के साथ NH2 है, ये है अल्फा अमाइनो एसिड। दूसरी ऑप्शन देखें, दूसरी ऑप्शन में बहुत लंबी चेन बनाई हुई है, वो जो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ वाला कार्बन है वो अल्फा है, उसके साथ NH2 नहीं है, तो ये अल्फा अमाइनो एसिड भी नहीं है। चार्ली ऑप्शन में देखें, CH2 के साथ कार्बोक्सिल है, तो CH2 इज अल्फा कार्बन, उसके साथ NH2 नहीं है, ये भी अल्फा अमाइनो एसिड नहीं है, इसको हम बीटा अमाइनो एसिड कहते हैं। और जो डेल्टा ऑप्शन है उसमें अगेन CH2 के साथ कार्बोक्सिल है, उसके साथ NH2 नहीं है, किसके साथ NH2 है? अल्फा है पहला CH2, जो दूसरा CH2 है वो बीटा है, जो तीसरा CH है जहां पे NH लगा हुआ है वो है गैमा, गैमा अमाइनो एसिड है ये। तो सिर्फ अल्फा है जो अल्फा ऑप्शन है वो अल्फा अमाइनो एसिड है। तो 112 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहली ऑप्शन है द अमाइनो एसिड विच बॉडी कैन सिंथेसाइज आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। जो हमारी बॉडी बना लेगी वो हमें खाने की जरूरत नहीं है, दे आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है बेटा। द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड मे नॉट कॉज डिजीज, गलत। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो हमें खाने चाहिए, अगर वो आप नहीं खाएंगे तो इसकी वजह से डिजीज कॉज होगी। उसमें लिखा हुआ है मे नॉट कॉज, तो ये गलत है, इट कॉजेज डिजीज, इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीज। तो बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है बेटा। चार्ली ऑप्शन है जी द अमाइनो एसिड विच द बॉडी इज नॉट एबल टू सिंथेसाइज आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये एसेंशियल अमाइनो एसिड की डेफिनेशन है, ठीक है, जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती हम उसे उसको खाने में शामिल करते हैं, या हमारे वो खाने का हिस्सा होना चाहिए। डेल्टा ऑप्शन है इफ एन अमाइनो एसिड कंटेन 2 अमाइनो ग्रुप्स आर कॉल्ड बेसिक अमाइनो एसिड। 2 अमाइनो ग्रुप आ जाए तो उसे बेसिक अमाइनो एसिड कहते हैं। डेल्टा बात भी सही हो गई जी। तो 113 का बीटा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 114, polythene is formed by the polymerization of ethene in the presence of traces of oxygen 0.1% and catalyst Ziegler-Natta catalyst है एल्यूमिनियम के साथ ट्राई एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम क्लोराइड। इन दोनों कैटलिस्ट के मिक्सचर को Ziegler-Natta कैटलिस्ट कहते हैं। एट अ टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेंटीग्रेड दिस पॉलीथीन प्लास्टिक इज नॉट यूज्ड टू मेक, आगे ऑप्शन है, कहते हैं कौन सी चीज कहां ये यूज नहीं होता। पहली ऑप्शन है टॉयज, दूसरी ऑप्शन है केबल्स, तीसरी ऑप्शन है बैग्स, इन तीनों में यूज होता है। डेल्टा ऑप्शन है फ्लोर कवरिंग। फ्लोर कवरिंग बेटा पीवीसी जो शीट्स होती हैं जो फ्लोर पे बिछाई जाती हैं वो पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती हैं, पीवीसी की बनी होती हैं, तो ये पॉलीथीन का यूज नहीं है। डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 115, पॉलिएस्टर्स आर आल्सो नोन एज टेरिलीन। इसको टेरिलीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टरथैलिक एसिड और इथाइलीन ग्लाइकोल के मिक्सचर से बनता है, उन दोनों का कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। तो टर जो थैलिक एसिड है उसका टर और इथाइलीन का YLENE मिला के टेरिलीन बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ पॉलिएस्टर, कहते कौन सा पॉलिएस्टर का यूज नहीं है? पहली ऑप्शन है विंटर क्लोथिंग, ठीक है, दूसरी ऑप्शन है समर क्लोथिंग, ठीक है, तीसरी ऑप्शन है पेंट। पेंट बनाने में बेटा हम पॉलिएस्टर यूज नहीं करते, पेंट बनता है मिथाइल मेथ एक्राइलेट। वो क्या चीज होती है जी, देखें जी, ये जो बेटा कंपाउंड आपके सामने लिखा है दिस वन इज कॉल्ड एक्रिलिक एसिड। अगर किसी एसिड के आखिरी हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो एसिड में से भी एक एसिड नाम में से खत्म हो जाता है और वो क्या बन जाता है? 8। यहां मिथाइल लगा दी तो ये बन गया मिथाइल एक्राइलेट। अब ये एक एस्टर है, इसमें इस वाले हाइड्रोजन की जगह पे एक मिथाइल और लगा दें तो ये बन जाता है मिथाइल मेथ एक्राइलेट, और यही गाड़ियों के पेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। इट इज वेदर रेजिस्टेंट, ये वेदर रेजिस्टेंट है कि वेदर का इस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए गाड़ियों के पेंट में से यूज किया जाता है। तो पेंट फॉर कार इंडस्ट्री मिथाइल मेथ एक्राइलेट होता है, वो पॉलीएस्टर नहीं है, उसमें जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन चेन का हिस्सा बनता है। हालांकि एस्टर तो है ये, लेकिन वो पॉलीएस्टर नहीं है, ये डबल बॉन्ड अल्कीन का एक्चुअली जो डबल बॉन्ड है एडिशन पॉलीमर जो है ना उसमें हिस्सा ले रहा है, डबल बॉन्ड चेन बढ़ाने में हेल्प करता है।
तो इट इज नॉट पॉलिएस्टर। नेक्स्ट जी, फॉर मेकिंग वाटर टैंक डेल्टा ऑप्शन, तो सारी ऑप्शन है टेरिलीन के यूजेस, लेकिन चार्ली ऑप्शन टेरिलीन का यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड बेटा दे दिया गया है, मैंने लिख लिया है, अब हम इसका नेम देखते हैं। बेटा ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम ना हो, यानी उधर से नंबरिंग करते हैं डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग करते हैं ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, तो जो स्मॉलर नंबर पे आए, यानी 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है वो स्मॉलर नंबर है, तो नंबरिंग इधर से शुरू होगी। टोटल 6 कार्बन आ गए। अब सबसे पहले ग्रुप का नाम जो कि 3rd कार्बन पे है, 3 मिथाइल 1 हेक्सेन। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे आ जाए तो हेक्सीन, इन पूरा नहीं लिखा जाता, एन। 1 पे डबल बॉन्ड है 1 हेक्सेन, और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है 4 आइन वायनी। तो ये बेटा इसका आईयूपीएसी नेम बन गया। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 116 में जो इसका नाम बना वो 3 मिथाइल हेक्स 1n भी लिख सकते हैं, हेक्स के बाद 1n, 1 एक्चुअली डबल बॉन्ड की पोजीशन है तो 1 के साथ लिख सकते हैं, हेक्स 1n 4 आइन, डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 117, शेप्स ऑफ sp-d एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर शोन बिलो। ये बेटा उन सब की शेप्स दी गई हैं, s की भी है, p की भी है, d की भी है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल शो डंबल शेप। इंतहाई आसान सवाल। डंबल शेप p ऑर्बिटल्स की होती है, वो p ऑर्बिटल दिए हुए px py pz, तो 2 वो जो उसके नंबरिंग की हुई है, रोमन गिनती की हुई है, वो रोमन काउंटिंग में 2 नंबर पे आ रहा है, तो 2 ओनली यानी बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 118, इन रिवर्सिबल रिएक्शन इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। कि बेटा किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर केसी को चेंज करता है। अब कैसे चेंज करता है जी, टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कोलिजन्स बढ़ती हैं। तो पहली बात लिखी हुई है ऑलवेज इंक्रीज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा। दूसरी ऑप्शन है ऑलवेज इंक्रीज इन द रिवर्स डायरेक्शन। तीसरी ऑप्शन है ऑलवेज चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। और डेल्टा नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये बात सही नहीं है, चार्ली बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एक्सेप्ट। कहता है बाकी सारे कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं सिवाय एक के। जो मैग्नीशियम है ये वाटर के साथ 100 डिग्री पे रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर से मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता। तो कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर जाते हैं, मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करता है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बीटा आंसर है जी उसका 119 का। 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जितना ऊपर है, टॉप ऑफ द सीरीज है, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें तो सबसे ऊपर लिथियम है, लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन अब यहां पे लिथियम ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शंस जो है वो क्या है, कैडमियम है, फिर निकल दूसरी ऑप्शन है, सिल्वर है, कॉपर है। तो इन सब में कैडमियम जो है वो सबसे ऊपर आ रहा है, तो कैडमियम इन सब में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर उसके बाद निकल आता है, फिर उसके बाद सिल्वर जो ना कॉपर आता है, फिर सिल्वर आता है। तो अगर मैं ऑर्डर बनाऊं तो सबसे अच्छा जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है वो कैडमियम, फिर निकल, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। अल्फा ऑप्शन आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड बेटा डिपेंड करती है बॉन्ड एनर्जी जो है वो कार्बन और हैलोजन की। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी बेटा कार्बन फ्लोरीन की होती है 467 किलो जॉल पर मोल। ये नीचे बेटा एक टेबल दिया हुआ उसमें भी लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे कार्बन क्लोरीन आती है जो कि है 346। तीसरे नंबर पे आती है कार्बन ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी जो कि है 290, और चौथे नंबर पे आती है कार्बन आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी 228। तो सबसे कम किसकी है, कार्बन आयोडीन की। यानी आयोडीन अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है तो सबसे जल्दी आयोडीन जान छुड़वाएगा, जल्दी बॉन्ड टूटेगा, जल्दी रिएक्शन करेगा। यानी जो आइडो अल्केन्स हैं दे आर मोस्ट रिएक्टिव,
लेस बॉन्ड एनर्जी की वजह से, यानी बॉन्ड एनर्जी कम, रिएक्टिविटी ज्यादा, तो बॉन्ड एनर्जी के साथ केमिकल रिएक्टिविटी का यहां पे इनवर्स रिलेशन बन रहा है। तो आइडो अल्केन सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ब्रोमो अल्केन, फिर उसके बाद क्लोरो अल्केन और फिर फ्लोरो अल्केन। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखा जाए तो डेल्टा ऑप्शन बनती है बेटा, कि फ्लोरो सबसे कम, फिर क्लोरो से ज्यादा, ब्रोमो से ज्यादा और आइडो सबसे ज्यादा। डेल्टा ऑप्शन आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 122, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। बेटा पहली ऑप्शन है 2 × 2l + 1 और यही फार्मूला है, 4l + 2 कहते हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल के लिए है फार्मूला। बीटा ऑप्शन देखें जी, n², ये बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल बताता है। तीसरी ऑप्शन है 2n², ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल बताता है। और चौथी है 2l + 1, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल बताता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल 2 × 2l + 1 या 4l + 2 यानी अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 123, द प्रॉपर्टीज ऑफ द s ब्लॉक एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट हैव बीन कंपेयर्ड, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसने विद रिस्पेक्ट टू कैल्शियम कहा हुआ है, तो कैल्शियम के लिहाज से कैल्शियम का अगर मैं काउंट करूं मेल्टिंग पॉइंट तो वो 839 होता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट में लिखा हुआ दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो टाइटेनियम का अगर हम जिक्र करें, जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1660 है, 1660, जो कि 839 से कहीं ज्यादा है, यानी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। दूसरी ऑप्शन है दे हैव लो डेंसिटी, चूंकि इनके एटॉमिक साइज ज्यादा होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के शुरू में आते हैं, लार्जर साइज में होते हैं, लार्जर साइज मीन उनकी डेंसिटी कम होगी। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये स्मॉलर साइज में होते हैं, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है जी। ठीक हो गया, दूसरी ऑप्शन ठीक है। चार्ली ऑप्शन, दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये बात ठीक नहीं है। दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और उधर लिखा हुआ दे हैव हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सेप्ट कॉपर। दे हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सेप्ट कॉपर, यानी कॉपर ज्यादा और बाकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है, इसलिए हम घरों में कॉपर यूज करते हैं, यानी एक्सेप्शन कॉपर में आ गए। तो चार्ली बात गलत हो गई। चार्ली बात में उसने लिखा हुआ है एस ब्लॉक एलिमेंट में कि दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे हैव ग्रेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ज्यादा होती है, हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डेल्टा ऑप्शन है दे हैव लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है बेटा, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है लार्जर साइज की वजह से। और उधर लिखा हुआ दे हैव हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बात बिल्कुल ठीक है जी। तो बाकी सारी बातें ठीक है सिवाय चार्ली के। क्वेश्चन नंबर 124, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड एक्सेप्ट। पहली ऑप्शन है जी वाटर, और आगे लिखा हुआ एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स, वाटर लिगेंड है, एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स है Fe के साथ H2O6 है, AB6 कैटेगरी है, एक मेटल के साथ 6 लिगेंड है, AB6 में से बोलता हूं, नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 हो गया, जितने मोनोडेंटेट लिगेंड लगे होंगे उतने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। वाटर एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 6 वाटर लगे हुए हैं, 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसकी शेप क्या होगी, AB6 की शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्टाहेड्रल। अमोनिया लिगेंड है, आगे Mn के साथ जो अमोनिया है वो 4 है, Mn के साथ NH3 ब्रैकेट के बाहर 4 है बेटा, करेक्शन उसको कर लें। तो AB4 कैटेगरी बन रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, टेट्राहेड्रल। मैंगनीज के साथ जब 4 लिगेंड लगते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल उसकी शेप का नेम होता है। कार्बोनाइल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, 5 कार्बोनाइल आयरन के साथ लगे हुए हैं, AB5 कैटेगरी है और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बनता है, और हाइब्रिडाइजेशन DsP3 और शेप का नाम होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक हो गया। लास्ट है साइनाइडाइन लिगेंड है, निकल जो है वो उसके साथ 4 साइनाइड जुड़े हुए हैं, ये 4 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इसकी जो शेप है उसने टेट्राहेड्रल लिखी हुई है। बेटा इसको जरा देखें, हम इसको जरा कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, 4 बाहर चार्ज लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -2, साइनाइड -1 होता है, 4 से मल्टीप्लाई किया -4 हो गया, इस पे +2 लिखना पड़ेगा ताकि आंसर -2 आए। अब निकल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखें जरा, निकल 28 है, आर्गोन 18, 4s2 18 और 2 20, 18 इसके
और ये 220 और फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब निकल यहां पे किस चार्ज में है? +2। तो जब निकल पे +2 आएगा बेटा तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, रिमूव हो गए। तो बाकी वो जब साइनाइड आता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से पेयर अप हो जाता है, तो एक डी खाली हो गया। साइनाइड आयन आता है, आके इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक और साइनाइड आता है, आके इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक और साइनाइड आता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक और साइनाइड आता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो टोटल 4 साइनाइड आए। ऑर्बिटल कौन से यूज हुए? एक डी और एक एस और 2 पी, यानी DsP2। जब भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, शेप का नेम होगा स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर बेटा इस शेप का नाम है, यानी यहां पे टेट्राहेड्रल नहीं होना चाहिए था, डेल्टा ऑप्शन में स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए था, ये गलत हो गया जी। 124 का डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 125, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन NH4Cl? अमोनियम क्लोराइड में बेटा कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, आयनिक बॉन्ड भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। तो अल्फा ऑप्शन है आयनिक बॉन्ड, दूसरी ऑप्शन है कोवलेंट बॉन्ड, तीसरी ऑप्शन है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि इसमें नहीं है। डेल्टा इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 126, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल? तो ओरिएंटेशन बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलती है, जो कि डेल्टा ऑप्शन है जी। क्वेश्चन नंबर 127, द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। पहली ऑप्शन है हैलोजन प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स ओनली, के हैलोजन जो हैं वो उनके मॉलिक्यूल्स में आ जाएं। नंबर ऑफ हैलोजन प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स, के पहला केस है कि एक हैलोजन हो, दूसरा है कि हैलोजन ज्यादा हो जाएं, तो हम दोनों की बेस पे उसको कैटेगराइज करते हैं, यानी अल्फा और बीटा दोनों ही। तो चार्ली ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर है 128 बेटा, एन एलिमेंट chlorine undergoes a type of redox reaction called disproportionation. When it reacts with an alkali, sodium hydroxide, it can be thought of a self-oxidation reduction reaction. Reaction of the chlorine with hot alkali 70 degrees shown below. 3 chlorine plus 6 NaOH goes to 5 NaCl, NaClO3 plus 3 H2O. जी बेटा कहता था change in oxidation number of the chlorine element in this redox reaction is from dash to dash. देखें जी, ये बेटा रिएक्शन है, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, सोडियम +1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। अब सोडियम प्रोडक्ट वाली साइड पे, सोडियम ने +1 रहना है, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सोडियम की +1, तो क्लोरीन -1, यानी एक क्लोरीन 0 से -1 में चेंज हो रहा है। दूसरे को देखें, सोडियम +1 फिक्स, ऑक्सीजन -2 × 3 -6, तो इस क्लोरीन पे +5 लिखना पड़ेगा कि वो -6 है, ये +6 बनाना है। तो ये वाला क्लोरीन +5 में, तो क्लोरीन एक -1 में चेंज हो रहा है और दूसरा +5 में चेंज हो रहा है, यानी एक क्लोरीन की जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, वो +5 में चेंज हो गया इलेक्ट्रॉन लूज करके, और दूसरा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन कर रहा है, वो क्लोराइड आयन -1 में चेंज हो गया। तो यहां पे उसने हमसे यही पूछा हुआ है कि वो किस तरह से बनेगा। तो पहला क्लोरीन जो है वो -1 है और दूसरा क्लोरीन जो NaClO3 है वो +5 है। तो पहली ब्रैकेट में -1 और दूसरी जो फिल इन द ब्लैंक है, सॉरी, पहली फिल इन द ब्लैंक में -1 और दूसरी में +5, तो अल्फा ऑप्शन बेटा ये बनती है। क्वेश्चन नंबर 129, इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम गैसियस नाइट्रोजन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन रीजन? कहते हैं कौन सी मेन रीजन है? अल्फा ऑप्शन है ऑल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन आर एंडोथर्मिक, दूसरी ऑप्शन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द नाइट्रोजन इज वेरी हाई। वो कहता है गैसियस नाइट्रोजन से उसके कंपाउंड क्यों नहीं बनते? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हैं, यानी उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होगी, वो बॉन्ड टूटेंगे तो नया कंपाउंड बनाएगा। तो बीटा ऑप्शन ठीक है। तीसरी ऑप्शन है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द नाइट्रोजन एटम इज वेरी हाई, ये यहाँ पे मैटर ही नहीं करता क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी सिंगल एटम की होती है, मॉलिक्यूल की नहीं होती। ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन इज 3 टाइम एज स्ट्रॉन्गर देन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, वो एग्जैक्टली 3 टाइम तो नहीं होता क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड है और बाकी पाई बॉन्ड्स हैं, तो डेल्टा ऑप्शन भी नहीं बनती। तो बेटा इसका आंसर है बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 130, फॉर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kc हैज नो यूनिट?
बेटा केसी के यूनिट तब नहीं होते जब रिएक्टेंट के मोल्स और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हों। अब आप देखें कि पहले केस में कार्बन के साथ क्या लिखा हुआ, सॉलिड है, तो ये इक्विलिब्रियम, लेकिन इसे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। या तो कार्बन की स्टेट चेंज करें, अब जब स्टेट चेंज होगी तो मोल्स का हमें नहीं पता होगा, तो फिर कार्बन को हम कंसीडर ही नहीं करते। तो रिएक्टेंट वाली साइड पे पहली ऑप्शन में आप देखें, रिएक्टेंट वाली साइड पे वाटर 1 रह गया और प्रोडक्ट 2 हो गए। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल ना हो तो फिर केसी के यूनिट होते हैं। उसने यहां पूछा कि हैज नो यूनिट, तो नो यूनिट तब होंगे जब रिएक्टेंट के मोल्स और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हों। बीटा ऑप्शन देखें, 2 रिएक्टेंट 1-1 मोल रिएक्टेंट का है और 1-1 मोल प्रोडक्ट का है, यानी 2 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट, मोल्स बराबर, कोई यूनिट नहीं होने इसके। चार्ली ऑप्शन में 2 रिएक्टेंट, जो एक रिएक्टेंट है कॉपर और दूसरा अमोनिया के साथ 4 लिखा हुआ है और फिर आगे प्रोडक्ट बन गया है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, मैं फार्मूला बताता हूं। ये देखें जी, केसी कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन क्या है, एनपी माइनस एनआर। तो अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स ही बराबर हो जाएं, 2 - 2 आ जाए तो 0। जब डेल्टा एन की जगह 0 पुट करेंगे तो कंसंट्रेशन की पावर 0 आएगी। तो जब 0 आ गई तो बेटा किसी चीज की पावर 0 1 होती है, यानी कोई यूनिट नहीं बनेगा। तो इस केस में बाकी सब में तो मोल्स का डिफरेंस है, जो सारी ऑप्शंस आप देख रहे हैं, सिर्फ बीटा ऑप्शन में ही है। अल्फा में मैंने बता दिया हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, उसमें कार्बन को इग्नोर कर देंगे तो बाकी फिर मोल्स इक्वल नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 131, इथाइलिन ग्लाइकोल हैज अ कार्बन 38%, हाइड्रोजन 10% एंड ऑक्सीजन 52%. Its molar mass is 61. Its molecular formula is carbon 12, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 16। जी बेटा जी, ये टोटल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इथाइलिन ग्लाइकोल पहले ही बता दिया है और इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला आपको आता होगा। क्या होता है जी इथाइलिन ग्लाइकोल, देखें, CH2OH। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, ये 2 और ये 2 4 और ये 2 6 और 2 ऑक्सीजन है। तो C2H6O2 नाम बताया, फार्मूला में आता था। मोलेकुलर फार्मूला क्या बना बेटा, मोलेकुलर फार्मूला बना C2H6O2 यानी बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 132, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एक्सेप्ट। वेपर प्रेशर बेटा डिपेंड करता है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे, टेम्परेचर पे और साइज ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल पे, लेकिन ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता। तो चार्ली ऑप्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 133, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर आर मैच्ड करेक्टली एक्सेप्ट। कहता बाकी सारी चीजें मैच करी हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है यूरिया 46%, ठीक है। डाई अमोनियम फॉस्फेट, उसकी जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है ना बेटा वो होती है 16%, बुक की लाइन है, तो ये गलत हो गई। अमोनियम नाइट्रेट 33 से 33.5, ठीक है। लिक्विड अमोनिया 82%, ठीक है। तो बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 134, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आर द ओनली फोर्सेज प्रेजेंट अमंग। पहली ऑप्शन देखें जी, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट। बेटा वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन साथ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज भी होती हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज दुनिया के हर कंपाउंड मॉलिक्यूल एटम हर जगह पे मौजूद होंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही होती हैं। दूसरे नंबर पे एटम्स ऑफ हीलियम इन गैसियस स्टेट एट हाई टेम्परेचर। बेटा हीलियम तो पहले ही गैस है, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल मजीद दूर चले जाएंगे, यानी उनमें जो थोड़ी बहुत लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी या नेग्लिजिबल हो जाएंगी। चार्ली ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, इसमें तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेज डोमिनेंट होंगी। अल्फा ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेंट है। बीटा ऑप्शन में मॉलिक्यूल दूर चले गए, फोर्सेज जो है वो कम हो गई। चार्ली ऑप्शन में डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। डेल्टा ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन। आयोडीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके सॉलिडिफाई होने की रीजन ही लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज है। तो बेटा इसका आंसर है डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिमम कंडीशन इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। बेटा उसने रिएक्शन दे दिया, आगे ऑप्शन दी हुई है। लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हम इसमें रखते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे कितना दिया हुआ है 300, तो यही गलत हो गया, ये ऑप्टिमम कंडीशन नहीं है। हाई प्रेशर तकरीबन 300 एटमॉस्फेरिक तक प्रेशर होता है। तीसरे नंबर पे ऑप्शन लिखी हुई है टू डिक्रीज कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, हम
प्रोडक्ट को जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली विड्रॉ करते हैं ताकि जो है ना वो प्रोडक्ट कम हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। और यूज ऑफ कैटलिज्म करते हैं आयरन विद प्रोमोटर, एल्यूमिना, सिलिका, मैग्नीशियम वगैरह। तो बाकी सारी बातें ठीक हैं। टेम्परेचर उसने ऑप्टिमम नहीं लिखा हुआ, वहां पे होना चाहिए था 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फा ऑप्शन इनकरेक्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 136, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बेटा पढ़ के आते हैं आप। होमोलिटिक क्या होती है? जिसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं, बॉन्ड इस तरह से टूटे कि दोनों स्पीशीज के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। इसमें हमेशा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली बात, व्हेन बॉन्ड ब्रेक ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम टेक वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हेट्रोलिटिक में क्या होगा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। एक के पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अल्फा बात होमोलिटिक हेट्रोलिटिक दोनों में सही लिखी हुई है। दूसरी ऑप्शन है, एज ए रिजल्ट ऑफ होमोलिटिक फिशन फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। और हेट्रोलिटिक के नतीजे में आइंस बनते हैं, बिल्कुल ठीक है जी, कैटाइंस और एनाइंस। बीटा ऑप्शन भी ठीक हो गई। चार्ली ऑप्शन है, फ्री रेडिकल्स आर मोर एक्टिव देन आइंस, बिल्कुल सही है। आइंस आर लेस एक्टिव देन फ्री रेडिकल्स, चार्ली ऑप्शन भी दोनों के लिए सही लिखी हुई है बेटा। डेल्टा ऑप्शन में लिखा है, होमोलिटिक फिशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, गलत हो गया बेटा। होमोलिटिक फिशन हमेशा लाइट की वजह से, हीट की वजह से जो है ना वो प्रोड्यूस होती है। यानी होमोलिटिक फिशन में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं वो हाई जो लाइट या हीट की वजह से होते हैं। जो आइंस बनते हैं वो सोल्यूशन के अंदर होते हैं। तो जो डेल्टा ऑप्शन है वो उलट होनी चाहिए, यानी जो होमोलिटिक फिशन के नीचे लिखा हुआ है वो हेट्रोलिटिक में आना चाहिए, जो हेट्रोलिटिक के नीचे लिखा है वो होमोलिटिक में होना चाहिए। तो यहां पे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन गई, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन। बेटा सबसे स्टेबल कार्बोकैटाइन होता है टर्शरी कार्बोकैटाइन, दूसरे नंबर पे सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और एंड पे आता है नर्सरी यानी CH3 पॉजिटिव। ये सबसे लीस्ट जो है ना वो स्टेबल जो है ना कार्बोकैटाइन है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बोकैटाइन है। क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट मास ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा जब मोल्स दिए जाएं और मास फाइंड आउट करना हो तो मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे कर रहा हूं 0.5 मल्टीप्लाई बाय NaOH का मोलर मास होता है 40, तो 0.5 का मतलब क्या है? हाफ। 40 का हाफ कितना होगा? 20। तो 20 ग्राम हमारे पास इसका जो है वो मैस बन गया। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 138, 20 ग्राम आंसर है डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 139, इन गोइंग फ्रॉम फ्लोरोमीथेन टू आइडोमीथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यानी फ्लोरोमीथेन है, फिर क्लोरोमीथेन है, फिर ब्रोमोमीथेन है, आइडोमीथेन है, कहता कौन सी बात गलत है? द कार्बन और हेलोजन CX, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है। फ्लोरीन स्मॉलर साइज में होता है, क्लोरीन उससे लार्जर, फिर ब्रोमीन उससे लार्जर। ये जो आप नीचे की तरफ आ रहे हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। बीटा ऑप्शन, द कार्बन X बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ये गलत है बेटा। जो मिथाइल फ्लोराइड है, फ्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन है और ब्रोमोमीथेन है, ये गैस होती, लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे होते हैं। और जो मिथाइल आयोडाइड है या आइडोमीथेन है ये बड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप आप कह लें इंक्रीज कर रहा है, यहां पे डिक्रीज कर रहा है, ये बात गलत हो गई। चार्ली ऑप्शन है, कार्बन X बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, सही है। डायप्लो मूवमेंट डिक्रीज, बिल्कुल सही है जी। तो सिर्फ बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी सारी सही है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा 140, विच रो करेक्टली डिस्क्राइब द रिएक्शन बिटवीन प्रोपीन एंड ब्रोमीन। प्रोपीन बेटा एक अल्कीन है और ब्रोमीन जब उसमें ऐड होता है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहां लिखा हुआ है? दो जगह पे लिखा है, अल्फा और बीटा में। तो जब आप प्रोपीन में ब्रोमीन ऐड करेंगे तो प्रोपीन में पहले दो कार्बन में डबल बॉन्ड है, उन दोनों के साथ ब्रोमीन आ जाएगा। तो अल्फा ऑप्शन में उसने दो ब्रोमीन जोड़े हुए हैं, बीटा ऑप्शन में एक ही ब्रोमीन लगाया हुआ है। तो अल्फा ऑप्शन बेटा इसका आंसर है, जिसमें एक पाई बॉन्ड के खत्म होने पे दो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, जो दो कार्बन पहला दूसरा कार्बन 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। मैकेनिज्म का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। बाकी ऑप्शन मैच नहीं करती, 140 का अल्फा ऑप्शन आंसर है। ये था बेटा आज का टेस्ट। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।